नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मुरी शोभा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। असम सरकार का इस वर्ष के अंत तक राज्य के 1 लाख भूमिहीन परिवारों को जमीन का पट्टा देने का लक्ष्य पूरा। राज्य के 24 जिलों में आयोजित कार्यक्रम में शेष बचे 60,000 परिवारों को वितरित किया गया जमीन का पट्टा। लद्दाख क्षेत्र में किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए भारतीय वायुसेना तैयार। भारतीय सेना ने भी सैन्य भंडारण अभियान के तहत पूर्वी लद्दाख में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लगभग 4 महीनों की भीषण सर्दियों के लिए आवश्यक वस्तुओं का किया भंडारण। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर हुई 84.34%। अरुणाचल प्रदेश में रविवार को 190 कोविड रोगी इस हुए स्वस्थ और 126 नए मामले दर्ज। असम सरकार द्वारा इस वर्ष के अंत तक राज्य के 24 जिलों में 1 लाख भूमिहीन परिवारों को जमीन का पट्टा देने का लक्ष्य पूरा हो गया है। राज्य सरकार ने गत फरवरी में 40,000 परिवारों को भूमि का पट्टा दिया था, जबकि बाकी बचे 60,000 भूमिहीन परिवारों को आज राज्य के माजुली, जोरहाट, शिवसागर, डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, ग्वालपाड़ा, हेलाकांडी, कछार सहित 24 जिलों के लिए भूमिहीन परिवारों को जमीन का पट्टा वितरित किया गया। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने माजुली में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रदेश के 7,000 भूमिहीन परिवारों को जमीन का पट्टा वितरित किया, जबकि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा ने जोरहाट और अन्य मंत्रियों और सांसदों ने बाकी जिलों में भूमि के पट्टों का वितरण किया। लद्दाख क्षेत्र में किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए भारतीय वायुसेना की तैनाती दृढ़ता से की गई है। भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि लद्दाख में सभी क्षेत्रों में वायुसेना की उचित तैनाती की जा चुकी है। चीन के साथ सीमा गतिरोध को देखते हुए वायुसेना प्रमुख ने कहा कि प्रतिद्वंदी को कम करके आंकने का कोई सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना की क्षमताओं ने हमेशा विरोधियों को हैरान किया है। एयर चीफ मार्शल भदौरिया ने यह भी कहा कि भारतीय वायुसेना 2 मोर्चों पर युद्ध सहित किसी भी संभावित संघर्ष के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि नए खतरे भारतीय वायुसेना की मजबूत क्षमता को और बढ़ाते हैं। उन्होंने कहा कि राफेल को शामिल करने से भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता में काफी बढ़ोतरी हुई है। Of our operational state today, we are determined to handle any contingency. Undoubtedly, our capability and intent would deter. Our airlift capability was also brought into focus as we supported the Indian Army in rapid mobilization of troops and equipment to the operational area at a pace which our adversary didn't expect. The integration of Rafales brings in a platform armed with weapons, sensors, and technologies that is way ahead and would give us an operational and technological edge in this area. Combined with upgraded op capabilities of our current fighter fleets that is underway, it gives us the ability to shoot first and strike deep and hard, even in contested airspace. The creation of CDS and DMA have been a landmark step towards increasing tri-services effectiveness, coordination, and overall combat capabilities of the Indian Armed Forces. Modernization is an ongoing priority area to enhance operational potential in keeping with the desired combat capability in the years to come. This includes induction of state-of-the-art modern equipment, as well as simultaneously upgrading existing systems to boost their capabilities and ensure operational relevance. Timeframes for such activities are planned to ensure an operational edge over the adversaries in the coming years.
भारतीय सेना कई दशकों के अपने सबसे बड़े सैन्य भंडारण अभियान के तहत पूर्वी लद्दाख में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लगभग 4 महीनों की भीषण सर्दियों के मद्देनजर टैंक, भारी हथियार, गोला बारूद, ईंधन के साथ ही खाद्य और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में लगी हुई है। सैन्य सूत्रों के अनुसार इसकी शुरुआत जुलाई के मध्य में शुरू हुई थी और अब यह पूरा होने जा रहा है। सूत्रों ने कहा कि अच्छी संख्या में T-90 और T-72 टैंक, तोपों, अन्य सैन्य वाहनों को विभिन्न संवेदनशील इलाकों में पहुंचाया गया है। इस अभियान के तहत सेना ने 16,000 फुट की ऊंचाई तक तैनात जवानों के लिए बड़ी मात्रा में कपड़े, टेंट, खाद्य सामग्री, संचार उपकरण, ईंधन, हीटर और अन्य वस्तुओं की भी ढुलाई की है। भारत ने किसी भी चीनी दुस्साहस से निपटने के लिए पूर्वी लद्दाख में 3 अतिरिक्त सेना डिवीजन की तैनाती की है। वहां अक्टूबर से जनवरी के बीच तापमान 0 से नीचे 5 डिग्री सेल्सियस से 0 से -25 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहता है। कि हम इस कठिन और सख्त सर्दी के लिए तैयार हैं। हमारी एडवांस विंटर स्टॉकिंग और फॉरवर्ड विंटर स्टॉकिंग कंट्रोल में है। हाई कैलोरीफिक और न्यूट्रिशनल राशन, हर तरह के फ्यूल, ऑयल्स और ल्यूब्रिकेंट्स, स्पेशल विंटर क्लोथिंग, विंटर टेंटेज और हीटिंग अप्लायंसेस भरपूर मात्रा में अवेलेबल हैं। क्योंकि अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के हैबिटेट की ज़रूरत है, इस रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए कई प्रकार के हैबिटेट को केटर किया गया है। कन्वेंशनल शेल्टर्स, बैरल शेल्टर्स, पोटा कैबिन्स और कंटेनर्स, जहां जहां इनकी ज़रूरत है इन्हें वहां पहुंचाया जा चुका है। चांगलांग जिले के जयरामपुर सब डिवीजन के तैंगमो विलेज में असम राइफल्स के वाटर टैंकर पर कल सुबह संदिग्ध उग्रवादियों द्वारा घात लगाकर किए गए हमले में सेना के एक वारंट ऑफिसर की मौत हो गई और एक घायल हो गया। मृतक जवान बीरेंद्र सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के रहने वाले थे, जबकि घायल हवलदार नरेंद्र भट्ट असम के मिलिट्री हॉस्पिटल दीनजान में इलाज चल रहा है। पुलिस अधीक्षक मिहिन गांबो के अनुसार किसी भी उग्रवादी समूह ने अभी तक इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। उन्होंने कहा कि अपराधियों की धरपकड़ के लिए तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर 84.34% हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 76,000 से अधिक रोगी ठीक हुए हैं। इस समय देश में 9,34,000 रोगियों का उपचार चल रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान 74,482 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने से कुल संक्रमित लोगों की संख्या 66,23,000 से अधिक हो गई है। वर्तमान में भारत में इस संक्रमण से मरने वालों की दर 1.55% है, जो कि विश्व में सबसे कम है। पिछले 24 घंटे के दौरान 903 लोगों की मौत से मृतकों की कुल संख्या 1,02,685 हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 9,89,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई है। अरुणाचल प्रदेश में रविवार को 190 कोविड रोगी स्वस्थ हुए हैं और 126 नए मामले दर्ज किए गए। कल स्वस्थ होने वाले रोगियों की सबसे अधिक ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 93, लोंगडिंग से 26, पापुमपारे और लोअर सुबनसिरी से 9, चांगलांग, पाके केसांग, ईस्ट सियांग और वेस्ट सियांग जिले से 7, अपर सुबनसिरी जिले से 6, लोअर दिबांग वैली और लोअर सियांग जिले से 5, वेस्ट कामेंग से 4, सियांग और ईस्ट सियांग से 2, नामसाई और अपर सियांग जिले से 1 व्यक्ति शामिल है। राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अनुसार राज्य में रविवार तक कोविड के कुल 10,548 मामले दर्ज किए गए, जिसमें से 2,952 सक्रिय मामले हैं। 7,578 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं और 18 लोगों की मौत हो चुकी है। कोविड महामारी के संक्रमण से बचने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को मास्क लगाना जरूरी है। दूरदर्शन समाचार देश भर के लोगों को मास्क लगाने के लिए जागरूक करने हेतु एक अभियान चला रहा है। इसी पर प्रस्तुत है यह खास संदेश। वैश्विक महामारी कोविड-19, जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। संक्रमितों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है।
टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। ये जितना खुद उस व्यक्ति के लिए खतरनाक है, उतना ही उसके आसपास के लोगों के लिए भी। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढके। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया। मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया। मास्क अप इंडिया। मास्क अप इंडिया। शियोमी जिले के मेचुका में सब डिविजनल लाइब्रेरी रिनोवेशन के बाद फिर से खुल गई है। अरुणाचल प्रदेश राज्य विधानसभा अध्यक्ष पासांग दोरजी सोना ने कल जिला उपायुक्त एम दिरची, पुलिस अधीक्षक जी दाजांगजू और विभागीय प्रमुखों के साथ इस पुस्तकालय का निरीक्षण किया। इस पुस्तकालय में बुनियादी सुविधाओं के विकास के साथ नई पुस्तकें उपलब्ध कराई गई है। विधानसभा अध्यक्ष ने पुस्तक प्रेमियों के अलावा सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों की जरूरतों को ध्यान में रखकर पुस्तकालय में पुस्तकों की उपलब्धता पर जोर दिया। क्रा दादी जिले के ताली में मोबाइल नेटवर्क सेवाओं में सुधार होने से स्थानीय लोगों को देश के किसी भी हिस्से में रह रहे लोगों से बातचीत करने और डिजिटल प्लेटफॉर्म का लाभ उठाने में मदद मिल रही है। भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL के लगे टावर की मरम्मत के बाद लोगों को अब मोबाइल नेटवर्क मिलने लगा है, जिससे वे प्रसन्न हैं। इधर राज्य के माध्यमिक विद्यालय ताली की हेडमास्टर शियांगिया यालम ने बताया कि विद्यालय में बुनियादी सुविधाओं का विकास होने से शिक्षण कार्य में मदद मिल रही है। गौरतलब है कि स्थानीय विधायक जिकेता को विकास कार्यों की प्रगति का जायजा ले रहे हैं और संबंधित परियोजना एजेंसियों से कोरोना महामारी के कारण ठप पड़े कार्यों को जल्द शुरू करने को कहा है। ये तो इसका जितना हैप्पीनेस हुआ था पहले हो चुका है, लेकिन ये मेंटेनेंस अभी चल रहा है। बहुत अच्छा, बहुत लोग राहत मिल रहा है कि हमारा ईटानगर आना नहीं पड़ता है, यहाँ का लोग कांटेक्ट यहाँ से हो रहा है। तो इम्प्रूवमेंट करने का जरूरी है, वो हम लोग और कोशिश कर रहा है, इसका MB को बढ़ाएगा। अच्छा। दिल्ली के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने JEE एडवांस 2020 के नतीजों की घोषणा कर दी है। नतीजे वेबसाइट result.jeeadv.ac.in पर देखे जा सकते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने परीक्षा के सफल आयोजन और समय पर परिणाम की घोषणा के लिए संस्था को बधाई दी है। उन्होंने कई ट्वीट में अपने अपेक्षा के अनुरूप रैंक पाने वाले सभी विद्यार्थियों को भी बधाई दी और उनसे आग्रह किया कि वे भविष्य में आत्मनिर्भर भारत के लिए काम करें। श्री निशंक ने कहा कि अपनी आकांक्षा के अनुरूप रैंक नहीं पाने वाले विद्यार्थियों के लिए भी कई अवसर उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को यह याद रखना चाहिए कि केवल कोई परीक्षा ही उन्हें परिभाषित नहीं कर सकती। JEE एडवांस 2020 के लिए कुल 43,204 उम्मीदवार सफल हुए हैं। इनमें 6,707 महिलाएं शामिल हैं। इसके 2 प्रश्न पत्रों के लिए 1,50,838 उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी। अपर सुबनसिरी जिले के दापोरिजो में अरुणाचल प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग की संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2020 के प्रतिभागियों के लिए काउंसलिंग सह कार्यशाला आयोजित की गई।
ह्यूमन केयर फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस कार्यशाला का उद्देश्य स्थानीय युवाओं को राज्य प्रशासनिक सेवाओं में सफलता के लिए विशेषज्ञों के महत्वपूर्ण सुझाव का अवसर प्रदान करना और उन्हें प्रतियोगिता परीक्षाओं में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करना है। ह्यूमन केयर फाउंडेशन के प्रतिनिधि ने बताया कि जिले में बहुत से ऐसे प्रतिभाशाली छात्र छात्राएं हैं जो समय पर मार्गदर्शन न मिलने के कारण प्रशासनिक सेवा परीक्षाओं में सफल नहीं हो पाते हैं। उन्होंने कहा कि संस्थान का मकसद युवा शक्ति को सकारात्मक कार्यों में योगदान के लिए प्रोत्साहित करना है। असम मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा घोषित अनिश्चितकालीन हड़ताल का राज्य भर में मिला जुला असर देखा जा रहा है। राज्य परिवहन निगम ने हड़ताल को देखते हुए 650 बसों को राज्य भर में चलाने का फैसला किया है। यह हड़ताल किराए को बढ़ाने की मांग को लेकर की गई है। राज्य परिवहन विभाग ने एसोसिएशन से हड़ताल पर न जाने की अपील की थी। इसके बावजूद संगठन के आह्वान पर निजी वाहन चालक हड़ताल पर है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही है। जानने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें। हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।